नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप हिंदी सेवी हैं और देश ही नहीं विदेशों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी अनेक विदेश यात्राएं हो चुकी हैं। आप हैं श्री ऋषि कुमार शर्मा जी। ऋषि कुमार शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जी, और मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में धन्यवाद देता हूँ। हम जैसा कि ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी, पहला प्रश्न है कि आप हिंदी सेवा की जो यात्रा आपकी रही है, कब और कैसे शुरुआत हुई, इसको विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए कि हिंदी की सेवा, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का विद्यार्थी हूँ। वाह। और जब मैं विद्यार्थी जीवन में जब स्नातक कर रहा था, तो एक तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो हिंदी की थी। क्या बात है। यानी कि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हिंदी के थे। और दूसरा ये था कि मेरी मित्र मंडली जो थी वो भी हिंदी की थी। क्या बात है। तीसरा ये था कि मैं शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन सुना करता था, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले जर्मनी, NHK जापान और बहुत सारे फीवा रेडियो चाइना इंटरनेशनल यानी रेडियो बीजिंग उस समय था। तो उसमें प्रसारण जो होते थे वो हिंदी के प्रसारणों को मैं सुनता था। जी। वहीं से मुझे लगा कि मुझे अब हिंदी के क्षेत्र में काम करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी मित्र मंडली हिंदी सेवी थी और हिंदी वार्तालाप रहता था, परिवार का वातावरण भी ऐसा ही था। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी मित्र मंडली के जो आपके मित्र रहे हैं, साथी रहे हैं, जो आपके युवावस्था के साथी रहे हैं, उन युवा मित्रों के बारे में भी कुछ बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया, किस किस विषय में पढ़े और आपके साथ कैसे ताल्लुकात रहे और वर्तमान में वो कहाँ है। मेरे जो मित्र मंडली है, वो मेरे जो दोस्त हैं सारे के सारे जी, वो बहुत अच्छे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में गया है, कोई राजनीति में गया है, कोई बहुत बड़ा देश का जाना माना कवि है। ऐसे क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं और इनके साथ साथ रहकर, इनकी बातों को सुनकर, इनकी चर्चाओं को सुनकर बड़ा अच्छा लगता था और वहीं से मेरा हिंदी प्रेम जागृत हो गया। क्या बात है, क्या बात है। ये जो यात्रा आपकी हिंदी सेवा की है, हिंदी सेवक के रूप में है, क्या आपके परिवार के जो आपके बच्चे हैं या जो अगली पीढ़ी है वो भी इसको अपना रहे हैं? कदाचित इस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई हिंदी के बारे में सारी दुनिया ही आप जानते हैं कि रोजगार के पीछे भागने के चक्कर में अंग्रेजी भाषा सीख रही है और अंग्रेजी भाषा सीखना उनका रोजगार का ही कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती, वो हिंदी जानते हैं और हिंदी की कविताएं, हिंदी की कहानियां और हिंदी की पुस्तकें वो पढ़ते हैं और हिंदी उनको अच्छे से आती है। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात है कि हमारी परंपरा आगे बढ़ रही है, भारतीय परंपरा आगे बढ़ रही है। हम आगे चलते हैं ऋषि जी। आकाशवाणी दिल्ली पर उद्घोषक के रूप में आपकी सबसे यादगार आपका प्रसारण कौन सा है जो आपके मन मस्तिष्क को छुआ हो, और ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस प्रसारण की शुरुआत के शब्दों को किस तरह प्रयोग करते हैं, वो भी बोलकर हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी जी। ओम प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि जब स्टूडियो में हम बैठते हैं और जिस समय हमको लाल बत्ती मिलती है स्टूडियो की, तभी हम हल्के हल्के दिल में कुछ होता है, लेकिन हम उसको नियंत्रित करते हुए हमारी जो पहला वाक्य होता है कि ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 294.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। वाह। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। क्या रात के 12:05 हुए हैं। अब हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं, लेकिन इससे पहले जब रात के 11:05 होते हैं तो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, आपकी फरमाइश। जैसे हम आपकी फरमाइश करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि रात के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं की फरमाइश पर आज का ये गीतों से भरा कार्यक्रम, आपकी फरमाइश। जहां तक आपने बात की कि रेडियो से प्रसारण के बारे में, रेडियो का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा। क्या बात है।
पिछले सन 88 से लेकर और अब तक का सफर, अभी तक भी ये सफर जारी है। सन 88 में 7 जुलाई को मैंने पहला कार्यक्रम महफिल प्रस्तुत किया था और आज तक मैं ये कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आजकल साक्षात्कार लेना, पुस्तकों पर समीक्षा करना या बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैं अभी भी भाग ले रहा हूं और जब भी हम कार्यक्रमों को करते हैं तो बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल हम नहीं बोल रहे, पूरा देश हमको सुन रहा है और जब देश सुनता है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। और एक कार्यक्रम युवावाणी पर महफिल कार्यक्रम हुआ करता था और जब हम दूसरा कार्यक्रम हमारा होता था वो था मनभावन। जब हम मनभावन करके बाहर गेट पर निकलते थे तो लोग हमसे मिलने के लिए रात को 10:30 और 11 बजे तक खड़े होते थे। तो ये रेडियो की उस समय शक्ति थी। रेडियो का उस समय का जो स्वर्ण काल है वो रहा है और रेडियो धीरे धीरे कम नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया है। बहुत सारी चीजों का रूप बदल जाता है समय के अनुसार, तकनीक के अनुसार, लेकिन रेडियो का बड़ा हमने सजीव प्रसारण भी किए हैं और हमने रिपोर्टिंग भी की है, एडिटिंग, डबिंग। और मैं आपको बताऊं ओम प्रकाश जी कि राष्ट्रपति के जो भाषण हुआ करते थे, चाहे उसमें वेंकट रमन हो या के.आर. नारायणन हो, उस समय जो अधिकारी हुआ करते थे वो हम पर इतना ट्रस्ट किया करते थे कि हमसे उसकी एडिटिंग कराया करते। क्या बात है, बहुत तो ये एक हमने बहुत, जब FM गोल्ड स्टार्ट हुआ तो उसके शुरू में उसको युवावाणी से कनेक्ट किया गया था, तो हम युवावाणी के कार्यक्रमों को FM गोल्ड पर प्रसारित किया करते थे और बहुत लोग सुना करते थे। और बहुत सारे कार्यक्रम हमने साड़ियों पे कार्यक्रम किया, कठपुतली पे काम किया, ट्रकों के पीछे जो स्लोगन लिखे उनके ऊपर काम किया। बहुत सारे कार्यक्रम हमसे कराए गए और ट्रैवल शो हम किया करते थे। वाह वाह वाह। जैसे हमको कोचीन जाने का अवसर मिला, मनाली जाने का अवसर मिला, हमको प्रोग्राम मिला करते थे, हम प्रोग्राम किया करते थे। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे ऐसे थे जो रेलवे मंत्रालय ने उनको प्रायोजित किया था। तो रेडियो की यात्रा बहुत अच्छी और लंबी है और आनंददायक है। क्या बात है, बहुत अच्छे सुखद अनुभव हमारे दर्शकों को आप साझा कर रहे हैं जी। ये भी जानना चाहेंगे ऋषि जी कि जिस तरह से आप रेडियो का प्रसारण भारत सरकार के रेडियो से, आकाशवाणी से होता है, तो उसमें श्रोताओं की जो संख्या होती है उसका कैसे अनुमान लगाते हैं कि हमारे तमाम भारत के स्टेशनों से प्रसारण हुआ है और इसमें इतने %, इतना प्रतिशत लोगों ने हमें सुना है, ये आंकड़े का कैसे व्यू का पता लगता है? देखिए, इसका अनुमान तो सिर्फ पत्रों से लगाया जाता है जी, कि बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे थे जिनको सुनकर लोग बाग पत्र लिखा करते थे जी, और वो पत्र हमारे पास आया करते थे। और एक आपने शायद नाम सुना होगा, एक नंबर होता था पोस्ट बॉक्स 70, आकाशवाणी दिल्ली, बस जी जी जी, है ना। इसके ऊपर इतने पत्र आया करते थे कि हम वहां से लेने जाया करते थे। PTI में शायद इसका कहीं बॉक्स बना हुआ था, लेकिन इतना पत्र आते थे कि बोरियों में पत्र आते थे। वाह। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पत्र तकनीक के कारण वो कम हुए, क्योंकि फिर संदेश यानी SMS आ गए। जी जी जी, SMS जब आ गए तो लोगों ने SMS के माध्यम से ये करना, फरमाइश करना स्टार्ट कर दिया, अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब फोन कॉल्स आने लगे तो लोग फोन कॉल पर भी अपनी फरमाइश की का निवेदन भेजते थे। क्या बात है। तो इस तरह से श्रोताओं का अनुमान लगाना ठीक है। आज की स्थिति में आप देख रहे हो कि ऑनलाइन सारा रेडियो स्टेशन है। जी, आप जी, जब आपका प्रोग्राम आए, आप मोबाइल पर ही सारी चीज सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तकनीक से बड़ा जी, श्रोताओं को लाभ हुआ है और यस, उसको डाउनलोड ऐप करते हैं और तमाम कार्यक्रमों को सुनते हैं और साझा भी करते हैं। ऋषि जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप 25 वर्षों से हिंदी शिक्षण के दौरान आपने हिंदी भाषा के विद्यार्थियों और समाज में क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं? देखिए ओम प्रकाश जी, मैं आपको बता दूं जी, कि जब मैं अपने युवा काल में था तो मैं शिक्षकों से इतना प्रभावित था जी, कि मैं शिक्षक ही बनना चाहता था। क्या बात है कि मुझे एक शिक्षक बनना है और शिक्षक बनके पूरे विद्यार्थियों के साथ रहकर और उनको समझाना है, उनको बताना है हिंदी और पूरी दुनिया की बातें। और ईश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं सबसे पहले शिक्षक ही बना। क्या बात है ना। और मैंने अपने शिक्षण काल में कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया। मेरी प्राथमिकता जो रहे वो विद्यार्थी रहे और मैंने ऑफिस का, इधर उधर का सारा काम छोड़ दिया। हो सकता है
लेकिन मैंने बच्चों को पढ़ाने में बड़ी रुचि मैंने रखी और इसके कारण बच्चे बड़ा आनंदित होते थे। वाह। है ना। और बच्चे बड़ा पढ़ा करते थे आनंद से, क्योंकि आप बच्चों को कुछ चीज नई चीज दीजिए तो सही, बच्चे पढ़ने के लिए सुनने के लिए बेताब रहते हैं, नई चीज जानने के लिए बेताब रहते हैं। तो मैं क्या करता था कि पुरानी जो शिक्षा है, पुराना जो साहित्य है, उसको वर्तमान साहित्य से जोड़कर, उनकी परिस्थितियों से जोड़कर बच्चों के सम्मुख लेके आता हूँ। तो इससे बच्चे बड़े आनंदित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने कोई गीत उनके सामने आज का रख दिया तो उससे वो जुड़ जाते हैं। वाह। है ना। उस गीत को रखने के बाद फिर हम उस कविता, उस कहानी और उसके जो अंदर जो चीजें हैं उनको बताने में सक्षम हो जाते हैं। बहुत अच्छे ऋषि जी, आपने बताया कि आपका जो मुख्य उद्देश्य है एक शिक्षक के रूप में सिर्फ विद्यार्थी रहे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी तमाम उच्च पद स्थित है, वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हैं, उसके बाद उनका शरीर का जो मापदंड बदल जाता है और वो अचानक आपको मिलते हैं, आपसे भेंट करते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं, वो फीलिंग कैसी आपकी होती है, वो हमारे दर्शक। देखिए, मेरा लगभग 35 वर्ष का शिक्षण का अनुभव है जी, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बाहर विदेशों में भी हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, यदि आपने अपने बच्चों को कुछ दिया है तो बच्चे कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। और मेरा अनुभव है कि जब तक बच्चे हमारे साथ रहते हैं, जब तक हमसे पढ़ते हैं, तब तक उनके अंदर बाल बुद्धि होती है। वो हमारी जो ना महत्व को कम समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं, जैसे वो व्यवसाय में जाते हैं, जैसे वो अपनी नौकरियों में जाते हैं, तब हमसे कनेक्ट होते हैं। और कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि मेट्रो में जा रहे हैं, अचानक एक बच्चा आया और पैर छूने लगा। ये भाई आप, बोले सर आप ऋषि सर हैं, आपने हमको पढ़ाया है। वाह। है ना। और सारा मेट्रो देख रहा है कि ये तो खुद ही स्टूडेंट से लग रहे हैं, है ना, कैसे। तो ये बड़ा आनंद के पल होते हैं। वाह। और जो बच्चे बहुत ही ज्यादा नॉटी उद्दंड होते हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो भी बहुत सफल होते हैं, ज्यादा सफल, उनकी प्रतिशत सफल होता है। और वो बाहर विदेशों में आजकल रह रहे हैं, फोन करते हैं जी, है ना, बहुत सारी चीजों पर सलाह लेते हैं। और मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि एक बिटिया को मैंने पढ़ाया था और वो बिटिया अपने घर के सारे डिसीजंस भी आज तक मुझसे पूछ के लेती है। पारिवारिक डिसीजन जी, पारिवारिक डिसीजन भी, भाई का, पिता का, अपने पति के बारे में कि सर ये है। और इसके उलट मैं एक बात बता दूं कि मैं भी आज तक सारे डिसीजंस अपने शिक्षकों से पूछ के लेता हूं। वाह 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 वाह। ये गुरु शिष्य परंपरा जारी रहनी चाहिए। जब तक गुरु शिष्य परंपरा रहेगी तब तक बच्चों के अंदर संस्कार रहेंगे, तब तक बच्चे आगे उन्नति करेंगे और समाज और देश और परिवार और विश्व का हिस्सा बने रहेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं ऋषि जी। और हमारे दर्शक आपको लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी कि इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका के संपादन सहयोग के दौरान आपके लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उपलब्धियां आपकी झोली में रही? जी, लगभग 2 वर्ष मैंने इंद्रप्रस्थ भारती का संपादन सहयोग किया है और उसमें मैंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। उसमें जैसे श्री रामदर्श मिश्र जी हैं जी, उनके 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक विशेषांक निकाला था और कहानी विशेषांक था और काव्य विशेषांक थे। हरिशंकर परसाई के ऊपर हमने निकाला और जन्म शताब्दी के ऊपर हमने निकाला। तो उसमें चुनौतियां बड़ी आती है जी, लेकिन चुनौतियों से निपटना ही एक संपादन सहयोग होता है। क्या बात है। जो आर्टिकल्स हमारे पास आते थे उसको मैं पूरी तरह से पढ़ता था और कुछ आर्टिकल ऐसे होते थे जो नाम तो बड़ा है लेकिन निकालना मुश्किल है आर्टिकल का, तो मैं उसमें समझौता नहीं करते थे। क्या बात है ना। उस आर्टिकल को यदि वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है और वो उच्च स्तरीय नहीं है, किसी मनस्थिति के कारण वो लिख दिया गया है, लेकिन उसको हम शामिल नहीं किया करते थे। हालांकि लोग शिकायत बहुत करते थे, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां प्रूफ रीडिंग की आती हैं,
और सरकार के अंदर तो आपको पता है फाइल चलती है जी ना, जैम की स्थिति है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से रुकना नहीं चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, वाह है ना। तो इंद्रप्रस्थ भारती का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने अपने युवा काल में जो कविताएं पढ़ी बड़े बड़े कवियों की, चाहे उसमें ज्ञानेंद्र पति हो, मंजी टिवाणा हो, या फिर पाश के कविताएं हों, वो सारी कविताओं को मैंने, और वो सारी कहानियों को, जो पुरानी कहानियां थी, उनको इंद्रप्रस्थ भारती में पुनः छापकर लोगों तक पहुंचाया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी। जी, हिंदी साहित्य पर पुस्तक समीक्षा लिखते हुए आप किन किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं, तब आपकी समीक्षा पूरी हो पाती है? देखिए, जब मैं हिंदी की कोई पुस्तक मेरे पास आती है और मेरे पास ये निवेदन होता है कि आप इसको पढ़कर इस पर समीक्षा लिखें, चाहे वो काव्य की हो या कहानियों की हो, लेकिन मेरी रुचि जो है वो कहानियों की पुस्तक में ज्यादा होती है। क्या बात। मैं कहानियों की पुस्तक की समीक्षा बहुत अच्छी मतलब करता हूं। तो मैं उसका कथ्य देखता हूं, तथ्य देखता हूं, भाषा, शिल्प, और क्या वो समाज को कुछ दे रही है, क्या वो पाठकों को कुछ दे रही है। तो इस तरह से उसका पूरी तरह से उसकी समीक्षा करते हैं, और समीक्षा में जो प्रतिपाद्य निकल कर आता है, फिर वो बहुत मंथन के बाद निकल कर आता है। वो जिसकी पुस्तक है उसको सुनकर भी अच्छा लगता है, और कहीं कहीं आलोचनाएं भी हम अवश्य करते हैं, चाहे वो भाषिक दृष्टि से हो या वर्तनी की दृष्टि से हो। और क्योंकि एक आलोचक का काम यह है कि वो अच्छी तरह से वो उस पुस्तक की समीक्षा करे, है ना, ये नहीं कि बस उसकी तारीफ ही कर दी। तो हम पूरी तरह से उसके साथ, उस पुस्तक के साथ, उस पुस्तक की समीक्षा के साथ हम न्याय करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो आपके पढ़ने के बाद जो रुझान आता है वही देते हैं जी, ऐसा नहीं कि तारीफ करें या वाहवाही करें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि पुस्तक किसकी है। जी, हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या है, समाज को वो क्या दे रहा है, श्रोताओं को क्या दे रहा है। यदि वो अच्छा संदेश दे रही है तो हम वैसा ही लिखेंगे, और यदि कहीं कुछ ऐसा है जो तथ्य या कथ्य से इतर है तो उसकी भी चर्चा हम करते हैं, जिससे कि जो राइटर है या जो लेखक है वो आगे आने वाली रचनाओं में या उसमें कुछ सुधार कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी। शंघाई, बीजिंग और कजाकिस्तान की यात्राओं के दौरान वहाँ हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का कैसा रुझान रहा, आपने क्या महसूस किया? देखिए, मैंने अभी जून में ये यात्रा की है जी, और इस यात्रा के निमित्त 3 थे, है ना। क्योंकि मैं रेडियो बीजिंग की जो हिंदी प्रसारण होते थे उनकी समीक्षाएं किया करता था। और ये ओम प्रकाश जी उस समय की बात है जिस समय केवल पत्र ही माध्यम हुआ करता था। जी, यानी 1985 से और 90 का दौर था। उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, और जिससे कि उस समय तो ये स्थिति थी, किसी के घर में यदि टेलीग्राम आ जाता था तो अशुभ माना जाता था, या कोई ऐसा संदेश माना जाता था कि भाई बहुत ही खुशी का संदेश तो व्यक्ति जाकर देता था, लेकिन शोक संदेश या ऐसे से उस समय की स्थितियां ये थी कि मैं उनके प्रसारण पर प्रतिक्रिया करता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था। क्या बात है ना। तो जैसे ही मैं अभी चीन की यात्रा पर गया, वहां के एक पत्रकार थे अनिल पांडे, उनको ये पता लगा कि भाई मैं वहां आया हूं, तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया और हिंदी की स्थिति से परिचित कराया। वाह। और कहा कि हिंदी के बारे में अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ये तेजी आई है, और हिंदी में चिंगवा यूनिवर्सिटी में या लोकल जो लोग वहां रह रहे हैं वो हिंदी में बड़ा काम कर रहे हैं। अभी तो काम उनका किया गया है कि चीन की संस्कृति को हिंदी में दूसरे देशों तक लाने के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन अभी वो अब भारतीय संस्कृति के ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्या बात है ना। और भारत की जो संस्कृति है वो और चीन की संस्कृति में वो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो संस्कृति वहां तक पहुंच नहीं रही। वहां ओम प्रकाश जी क्या हो रहा है कि कुछ शब्द गलत लिखे जा रहे हैं, है ना, कुछ फैक्ट्स जो हैं, कुछ तथ्य हैं वो गलत वहां पर है। उसका समाधान तब होता है जब वहां हम जाकर उन सही तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। जी जी। मैं वहां गया और मैंने वहां बहुत सारी बैठकें की, और उन बैठकों का तथ्य निकला कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम हिंदी, संस्कृति
और दोनों देशों के प्रति, मैत्री के प्रति आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी हमको चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है हिंदी भाषा के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं कि क्या विदेशों में जो आप हिंदी प्रचार प्रसार के जो आपके अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों से आपका दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया है? देखिए, मेरा काम ये था कि मैं पिछले 35 सालों से विदेशों से, उनके हिंदी प्रसारणों से जुड़ा रहा हूं। उन्होंने मेरी जो मानसिक दशा उसको बदल दिया। जो मेरी मानसिक दशा किसी टाउन में रहकर या किसी शहर में रहकर होती, लेकिन अब वो वैश्विक हो गई। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि जब वहां से सोवियत लैंड पत्रिका आती थी जी, रशिया से, या और बहुत सारे कंट्री की मैगजीन्स आती थी, उनमें जो छपा होता था उसको पढ़ने के बाद हमारा मस्तिष्क थोड़ा बदल गया और हमने ज्ञान की जो आगे की यात्रा है उसको करना आरंभ कर दिया। वाह। और इस यात्रा में हिंदी हमारा बड़ा संबल रही। हमने, जैसे कि चीन की यात्रा के बारे में जिक्र किया, हम वहां गए तो हमने हिंदी बोली। वो चीनी भाषा बोल रहे हैं, नहीं, हम हिंदी बोलेंगे, आप चाइनीज भाषा बोलिए, आपको हमारी भाषा समझ नहीं आ रही, हमको आपकी समझ नहीं आ रही, दोनों का। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ संपर्क भाषा होनी चाहिए, जो कि नई तकनीक जो है, जो गूगल की नई तकनीक आई है, उसने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया। वाह। हम अपनी भाषा हिंदी में बोलते, गूगल उसको उनकी चाइनीज भाषा में परिवर्तित कर देता, अनुवाद कर देता, और उस अनुवाद को वो समझ जाते, उनके अनुवाद को हिंदी में हम समझ जाते। वाह, लेकिन हमने कहीं ये सहारा नहीं लिया कि हम इंग्लिश में बोलें और इंग्लिश में बोलकर अपनी बात को रखें। बहुत अच्छा, ये कहें कि हम अपनी मातृभाषा से दूर नहीं है और देश विदेशों में भी हम अपनी मातृभाषा को रूबरू करा रहे हैं। बहुत अच्छे ऋषि जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गणतंत्र दिवस और लाल किले से की गई आपकी कमेंट्री आपके जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण रहा, उस अनुभव को हमारे दर्शकों से साझा करें। ओम प्रकाश जी, जब मैं उद्घोषक बना जी, तो मेरे सामने बहुत बड़े बड़े आईपीएस बाबा या राजीव सक्सेना या ऐसे जेके जेठवानी, दीपा चतुर्वेदी, या बहुत सारे ऐसे अनाउंसर थे जिनके सामने मैं अपने आप को बहुत ही बच्चा समझता था। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे भी ये अवसर मिलना चाहिए, है ना, चाहे सूक्ष्म अवसर मिले लेकिन मिलना चाहिए। लेकिन 2021 में मुझे अवसर मिला और मैंने उसके बाद लगातार, है ना, 2 बार, ठीक है, किया। और इस बार मैंने लाल किले से गणतंत्र दिवस की परेड की कमेंट्री की। सामने जनता बैठी रहती है और जनता की प्रसन्नता देखकर और मन गदगद हो जाता है। इतनी खुश होती है जनता, क्योंकि रेडियो का प्रसारण जब हम करते हैं तो जनता का रिएक्शन हमको नहीं मिलता, लेकिन जब हम सामने के लिए प्रतिक्रिया हमको मिल रही है, सामने की प्रतिक्रिया, तब बड़ा अच्छा लगता है, हम और अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बड़ा आनंद का समय रहा। मैं आकाशवाणी का, उसके अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे ये अवसर दिया। और इसी तरह से मेरा अनुभव ये है कि जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि जिस समय फोर्सेस के लोग वहां पर सेवा दे रहे होते हैं, तो उस समय जो भी वहां का लीडर है, पुलिस डिपार्टमेंट का या किसी का भी लीडर है, हम क्या करते, उनका नाम बोलते थे कि इनकी टीम के सदस्य सारे पुलिस फोर्स के ये ऑफिसर काम कर रहे हैं। जब वो हमारी भाषा, हमारे स्वर में अपना नाम सुनते थे और पूरे में गूंजा जाता था, वो बड़े खुश होते थे, आके हमको धन्यवाद देते थे। हमको लगता है कि भाई हमने कुछ अच्छा काम किया है और हमको बड़ा आनंद होता है। क्या बात। 4 लोगों की टीम होती है और 4 लोगों की टीम को बड़ा आनंद आता है। उसमें कुछ नए लोग होते हैं, कुछ पुराने। वाह वाह वाह, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने स्वर से हमारे सेना के सेनानियों को हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं कि आपने एक भारत श्रेष्ठ, भारत के अंतर्गत लद्दाख और अंडमान निकोबार के युवाओं के साथ जो अनुभव किए, उनमें आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक क्या रहा? देखिए ओम प्रकाश जी, आप कोई भी काम करें जी, उसमें एक तो चीज आती है समस्या,
और एक आती है समाधान। हर क्षेत्र में आप समस्याएं देख लेंगे, हर क्षेत्र में आप समाधान देख लेंगे। मुझे अवसर मिला कि मुझे सूचना आई कि आपको एक डेलीगेशन के साथ, स्टूडेंट्स के डेलीगेशन के साथ लद्दाख जाना है। वाह। श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। तो हम लोग वहां गए, तो आप विश्वास करिए कि हमको राजकीय सम्मान के साथ वहां पर सम्मान किया गया हमारा। और लेकिन केवल यही नहीं था, केवल हमारे साथ जितने युवा जा रहे हैं उन युवाओं को वहां की बातें बताना वो इम्पोर्टेंट था। और मेरे साथ ये था कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे सारे कुछ पता था। तो मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और वहां की संस्कृति से, वहां की लोगों से बातचीत करके बड़ा आनंद आया। और वो आपको एक बात बताना यहाँ मैं उचित समझता हूँ कि वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसके जो ग्राम प्रधान था, वहां पर हम गए और वहां पर पूरा डेलीगेशन गया। और वहां पर जाने के बाद उस ग्राम प्रधान ने कहा कि मैं तो दिल्ली से ही पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है ना। और दिल्ली का कॉलेज उसने बताया, शायद हंसराज कॉलेज या कोई कॉलेज था, उसका बताया कि मैं वहां से पढ़ा हूँ। आप सोचिए, लद्दाख के दूर गांव में जहां इतनी इंटीरियर में बैठे हैं, वहां ये बच्चा कह दे कि हम दिल्ली से पढ़े हो, तो हमको गर्व की अनुभूति हुई, है ना। तो हमारा लद्दाख का बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक डेलीगेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यहाँ आया था जी। और उसके, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन बच्चों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, उन बच्चों ने कभी फ्लाइट्स नहीं देखी थी, उन बच्चों ने मतलब दिल्ली का इतना विकास नहीं देखा था। लेकिन हमने ये सोच लिया था कि हम इन बच्चों को एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। उनको ये बताएंगे कि भारत कैसा है, उनको बताएंगे हिंदी कैसी है, उनको बताएंगे संस्कृति कैसी है, उनको देश कैसा है, विश्व कैसा है, और सारी चीज हमने उनको बताई। वो इतने खुश हुए कि आज भी वो सारे बच्चे जो अंडमान निकोबार द्वीप से आए थे, वो सारे बच्चे, एक मायाबंदर से, एक पोर्ट ब्लेयर से, एक भारत का धुर दक्षिण क्षेत्र जो है इंदिरा पॉइंट, उसके पास जो कैमल बे करके एक जगह है, वहां से बच्चे आज भी वो हमसे हिंदी और भारत और अपनी संस्कृति और हमारी संस्कृति के बारे में पूछते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो किया गया काम है उसका उद्देश्य था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं आपके। हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी कि भारत के 17 राज्यों और 100 नगरों के सांस्कृतिक भ्रमण ने आपको क्या प्रमुख सीखें दी, क्या महसूस किया? देखिए, ये देश बहुत बड़ा देश है जी, और इस देश में इतने सारी भाषाएं हैं, और कुल मिला के यदि हम कहें तो 19,500 बोली भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। विशाल देश है और इस देश का भ्रमण सभी को करना चाहिए। वाह, है ना। जो हम सोचते हैं कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, और कम संसाधनों में ये भ्रमण करना हर एक के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, यदि हमने कोई स्थान भ्रमण किया है तो हम ये मान के चले हमने एक पुस्तक लिख दी है। वाह। क्यों? क्योंकि जितना ज्ञान पुस्तक में होता है उतना ही एक शहर के लोगों से बात करने में, एक शहर की संस्कृति को समझने में, एक शहर की डेमोग्राफी को समझने में हमारा आनंद आता है। अब बात करते हैं कि भाई इतना कैसे भ्रमण हुआ। लोग मुझे राहुल संकृत्यान बोलते हैं। वाह। है ना। कारण क्योंकि मैंने सिक्किम से लेकर और जितने भी राज्य हैं, और 7 सिस्टर यानी ये रह गया है मेरा, ये मैं अब अगली साल तक पूरा कर दूंगा। और उसमें वहां के लोगों से मिलना, वहां के लोगों के साथ रहना, वहां के लोगों से बात करना, उनकी संस्कृति, कला, नृत्य, संगीत, जितनी भी चीजें हैं मैंने जानी, और इनको जानने का श्रेय मुझे दिया ऑल इंडिया रेडियो। वाह वाह वाह। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं आज जो भी कुछ हूँ वो आकाशवाणी की वजह से हूँ, वरना उससे पहले तो पैर कांपते थे, बोला भी नहीं जाता था। तो आकाशवाणी ने बहुत कुछ सिखाया है। और इन राज्यों के भ्रमण पर, तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, या इधर से उधर कितने भी राज्य हैं, इन सब का भ्रमण किया। और आज मैं लगभग 125 शहरों का और 2 देशों की यात्राएं कर चुका हूं। और इन यात्राओं को करने में बड़ा आनंद आया, और इन यात्राओं ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया, और मैंने जाना कि हमारा देश भारत कैसा है। बहुत सारे लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे,
या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत भ्रमण किया हम्म, और उन भ्रमण करके उनके ज्ञान का भंडार, उनको उनको जो ज्ञान आया, उनको देश की समझ आई, उनको भाषा की समझ आई, वही समझ मुझे आई और तब से लेकर अब तक मैं भाषा की सेवा में जुट गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे ऋषि जी। आज के डिजिटल युग में हिंदी भाषा की स्थिति और चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं, कैसे भांपते हैं? देखिए, चुनौतियां हर काल में रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि आने वाले नई हवा जो खिड़की से आ रही है, उस हवा के लिए हम अपने दरवाजे बंद कर दें। हम नहीं कर सकते। और एक बड़ी फेमस लाइन है, पुरातनता का यह निर्मोह सहन कर सकती नहीं प्रकृति एक पल, नूतनता का आनंद प्रकृति में भर देता है नई टेक। वाह वाह, ठीक है, नए विचारों के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हिंदी के बारे में जहां तक बात कर रहे हैं, हिंदी के विभिन्न टूल्स आ चुके हैं, विभिन्न तकनीक आ चुके हैं। सिर्फ हमको अपना मन बनाना है कि हमको हिंदी में काम करना है। वाह, यदि हमने अपना मन बना लिया तो हम हिंदी में काम कर पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो कंप्यूटर में इतनी सारी तकनीकों की जानकारी देते हैं। हमारे पास बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जो आज भी लिख नहीं पाते, लेकिन वो बोलकर अपनी पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं। वाह, वो बोलकर अपनी कविताओं को तकनीक के माध्यम से वो हम तक लेकर आ रहे हैं। क्या? तो तकनीक जो है वो बहुत फायदेमंद है। हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं भाषा को लेकर, है ना, कि कहीं कोई मात्रा या कोई फैक्ट को लेकर चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसके लिए विशेषज्ञ बैठे हैं, उसके लिए विशेषज्ञ आगे बढ़ें, विशेषज्ञ उसमें काम करेंगे। लेकिन तकनीक जो है उसने हिंदी का बड़ा फायदा किया है। वाह, आज देखिए यूट्यूब है इसमें, या कोई और संसाधन हैं जो तकनीक के संसाधन हैं, उन संसाधनों से हिंदी का बड़ा विकास हुआ है। पहले हिंदी भाषा को, हिंदी को या संस्कृति को कोई भी समझाने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ता था। आज एक वीडियो भेजने की आवश्यकता है, आप सारी चीज समझ जाएंगे। तो तकनीक जो है वो हमेशा अच्छे के लिए होती है और उसमें सुधार करना हमारा काम। वाह 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 वाह। ऋषि जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये नई पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य से जोड़ने के लिए हमें और क्या क्या प्रयास करने चाहिए? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी। और मैं जब भी अपना वक्तव्य देता हूं तो मैं युवाओं के ऊपर फोकस करके देता हूं। जी। मैं ये मानता हूं कि आज का युवा हिंदी पढ़ना भी चाहता है और हिंदी पढ़ना नहीं भी चाहता। कारण हिंदी वो युवा नहीं पढ़ना चाहता जो रोजगार के वश में आकर किसी दूसरी भाषा में चला गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब हिंदी पढ़ रहे हैं। जी, है ना। आज का युवा हिंदी को दूर नहीं समझता, वो लगातार हिंदी के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं युवाओं में रहता हूं तो मुझे ये इस बात की जानकारी है। तो युवाओं के लिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। जी। हम युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनसे युवा उसमें जुड़े और हिंदी के प्रति आगे बढ़े। हिंदी, संस्कृति, भाषा, ये सारी चीज जो हैं कहाँ ले जाती हैं? हमको परिवार में, संस्कार में, देश में, समाज में और विश्व फलक पर ले जाती है। वाह, हमारा चिंतन बदल देती हैं। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए युवाओं को जो नए लोग लिख रहे हैं, जो नए साहित्यकार लिख रहे हैं, नए कविताएं लिख रहे हैं, उनके साथ जोड़ना चाहिए। वाह, उनको अपने साथ बैठाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। हम ये कह के छोड़ देते हैं कि या युवाएं इंग्लिश बोलेंगे या ये बोलेंगे, नहीं, उनके साथ बैठें और जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उनको सबको एक पटल पर एक जगह आकर युवाओं की तरफ फोकस करना चाहिए। जब मैं हिंदी एकेडमी में आया तो मेरे बड़े अधिकारियों से जब चर्चा हुई तो मैंने भी और उन्होंने भी, दोनों ने कहा कि जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जितने लोग काम कर रही हैं, युवाओं को वहां नहीं बुलाना चाहिए, युवाओं को उनके पास जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। और हमने यही काम किया। हम यूनिवर्सिटीज गए, हम कॉलेज में गए और हम स्कूल्स में गए, हम उनके बीच हमने अपने कार्यक्रमों का आयोजन किया और उस आयोजन का फायदा इतना मिला कि पूरे देश में ये नाम हो गया कि हाँ भाई, कोई संस्था, हिंदी एकेडमी जैसी संस्था है जो
युवाओं के बारे में सोचती है, युवाओं को जोड़ती है और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में आगे लेकर आ रही है। तो युवाओं का इस देश में बड़ा योगदान है। हमको युवाओं की दृष्टि से सोचना चाहिए, युवाओं के लिए कार्यक्रमों का निर्माण चाहिए, युवाओं के लिए साहित्य का निर्माण चाहिए, और जो युवाओं ने साहित्य लिखा है, निर्माण किया है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए प्रकाशकों और संस्थाओं को आगे काम करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने भावी पीढ़ी के लिए सोची है जी। बहुत साधुवाद आपको। हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी। जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है कि संगीत, पुस्तकें और फोटोग्राफी आपके शौक है, इनका आपके साहित्यिक और शिक्षण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ओम प्रकाश जी, फोटोग्राफी मेरा पैशन है जी, संगीत मेरा पैशन है, वाह, और जो तीसरा आपने जो जिक्र किया है पुस्तकें पढ़ना, ये तीनों मेरे पैशन है। क्या बात। और जिसके जीवन में पैशन यानी जो अपने शौक को जिंदा नहीं रख सकता, वो ना तो युवा हो सकता है ना, और ना ही जीवन का आनंद ले सकता। क्या बात है। अब मैं फोटोग्राफी की जगह आपने जिक्र की कि फोटोग्राफी कभी भी कोई चित्र जो है ना अच्छा जब बनता है तो वो कैमरे का कमाल नहीं होता जी, वो मस्तिष्क का कमाल होता है कि वो कैसे उसको चित्र को लिया जाए, है ना, एंगल किस तरह से। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में मेरे पास मेरे कंप्यूटर में 5 लाख चित्र हैं। 5 लाख जी, वाह वाह, वो आप ही के चित्र हैं जी, मेरे हैं और आपके भी हैं। अरे वाह, बहुत सारे लोगों के चित्र हैं समाज में, मैं जिनसे उठता बैठता हूँ वो उनके सारे सबके चित्र हैं। और ये कहा जाता है, ये फ्रेज यानी ये दृष्टांत दिया जाता है कि कहीं कोई चित्र ना मिल रहा हो तो ऋषि से पूछो, उसके पास वो चित्र। अरे वाह, ये जानकारी आपने बहुत बेहतरीन दी है। जो हमारे आपके शुभचिंतक हैं या आलोचक हैं जो सुन रहे होंगे इस बात को, तो हम आप ही से कहेंगे कि आपके और हमारे साथ कोई चित्र है तो दीजिए। मैं वीडियोस रील्स भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, वाह, आप उनको देखेंगे तो आनंद है, आनंद का एहसास होगा आपको। वो रील्स को दुनिया देखती है, और अभी मैं अपनी फेसबुक आईडी पे देख रहा था, 16,000 लोगों ने एक सप्ताह में मेरे फेसबुक की रील्स को देखा, अरे फेसबुक के फोटोग्राफ्स को देखा, और जहां तक मैंने बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स लिए, ठीक है, प्रकृति के भी, मानव के भी, और बहुत सारी चीजों के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं। और दूसरी बात, आपने संगीत का जिक्र किया जी, मेरे मस्तिष्क में हमेशा संगीत रहता है ना। मैं मुकेश जी का, किशोर कुमार जी का और मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। वाह, आप देखेंगे कि कभी भी जब मैं कोई रील बनाता हूँ तो उसमें लगाता हूँ, और रील बनाना एक अच्छी आदत है, क्योंकि वो अपने अंदर जो बचपना है उसको जीवित रखना है। क्या बात है ना, रील बनाकर हम दूसरे तक पहुंचते हैं, है ना, और यदि रचनात्मक रील है तो वो बड़े आगे जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी रील्स जाती हैं जी, वैसे जी, ही सारी रील्स जाती हैं। और उस रील में जो संगीत लगाने का है, संगीत का चुनाव करना बड़ा मुश्किल काम है। यदि आपने उसी के हिसाब से संगीत नहीं चुना तो आपकी रील कहीं नहीं जाएगी, आपकी रील रह जाएगी, है ना। चित्र उसमें अच्छे होने चाहिए जी, है ना। और मैं आपको बता दूं, संगीत और चित्र यानी फोटोग्राफी की बात की है कि मैंने, मेरे पास जितने भी अपने बेस्ट फोटोग्राफ थे, मैंने उन सारे फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करके, स्कैन करके उनको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। मेरी फेसबुक और मेरे यूट्यूब पे वो सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं वो, है ना। वो बहुत अच्छी आदत है। और लगातार चित्रहार बंद हो गया है जी, है ना, देखना मेरा, लेकिन चित्रहार दूरदर्शन पे आता है जी। लेकिन जब मैं घर में जाता हूं तो 5-6 गाने अपनी पसंद के सबसे पहले YouTube पर या म्यूजिक पर सुनता हूं, और कभी कभी मैं अपने जो बेस्ट सॉन्ग्स हैं, जो बहुत अच्छे गीत लगते हैं, मैं लोगों को भेज भी देता हूं। वाह, तो ये मेरा संगीत के प्रति पैशन है, और सीखने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, क्या आगे है ना। और रही बात पुस्तकों की जी, हजारी प्रसाद की पुनर्नवा से लेकर धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, है ना, और शेखर एक जीवनी, ये पुस्तकें बड़ी कॉमन पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। और विलियम शेक्सपियर की, इलियट की, है ना, सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और उनसे आनंदित हुआ। वाह। और विलियम शेक्सपियर की तो जितने भी नाटक हैं, जितने भी, यानी हेनरी 1, 2, 3 से लेकर, और सारे मैंने पढ़े हैं।
वाह। ठीक है, और पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। तो आप देख लीजिए तीनों शौक मुझको किस तरह से मेरे शौक मुझको जिंदा रखे हुए वाह हैं, वाह 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 है ना। और जिसके शौक जिंदा रहते हैं उसका बचपना जिंदा रहता है, उसका जीवन का आनंद जिंदा रहता है। इसलिए सभी को अपने शौकों को जिंदा रहना चाहिए। समाज में समस्याएं बहुत सारी हैं, जी जी। विपरीत परिस्थितियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर एक बचपना होना चाहिए, एक बचपन जीवित रखना चाहिए। जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि मनुष्य को अगर स्वस्थ मस्त रहना है तो बचपन जीवित रहना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आजादी के लगभग हम 78-79 वर्ष हो गए हैं, फिर भी हमें हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है जी। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 19,500 बोली भाषाएं छोटी बड़ी सारी हमारे देश में हैं। सबकी अपनी संस्कृति है जी, सबके अपने विचार हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हीरे को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं, है ना। और हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, है ना। हमारी प्रसन्नता है, हम प्रसन्न हैं इस बात के लिए कि भाई हम अपने बच्चे का जन्म हर बार मनाते हैं, अपना भी मनाते हैं। तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा का एक तरह से वो जन्मदिन ही है। हम उसको जन्मदिन को मनाएं और खूब अच्छे से मनाएं। और जहां तक मैं देख रहा हूं, इस बार जी हिंदी दिवस के कार्यक्रमों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। वाह। हिंदी के बहुत सारे कार्यक्रमों का बहुत सारे साहित्यकारों ने इसमें आयोजन किया है पूरे देश में। हिंदी की बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ग्रुप खुल गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हिंदी भाषा लगातार आगे जा रही है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी थी। ऋषि जी, हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देश भारत के संस्कार सीखकर उसमें जी रहे हैं, और भारतीय पश्चिमी देश के संस्कार सीखकर उनमें जी रहे हैं। भारतीय किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। भारत के जो युवा हैं वो रोजगार की खातिर अंग्रेजी को स्वीकार करते हैं, जी, ठीक है। लेकिन हमारा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है। हमारा किसी भी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस संस्कृति से विरोध है जिसको हम अपनाते चले जा रहे हैं। जी, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति यदि अंग्रेजी भाषा में उभर कर आते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है? जी, भाषा यदि वो तमिल में आते हैं तो इससे बड़ी क्या भाषा है? बिल्कुल। यदि वो चाइनीज में आते हैं, यदि वो रशियन में आते हैं तो क्या दिक्कत है? लेकिन हमको इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हम चीन की संस्कृति, रशिया की संस्कृति या अमेरिका की संस्कृति सीखें। लेकिन हमको इस बात से बहुत चिंतित होना है कि हम अपनी संस्कृति को ना गवा बैठे। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। यही हमको अपनी संस्कृति अक्षुण्ण रखनी चाहिए, उसमें जीना चाहिए, उसमें हंसना चाहिए। अपनी संस्कृति में यदि हम जिएंगे, हंसेंगे, आनंदित होंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। नहीं तो रीति रिवाज, तीज त्योहार हमारे बच्चे सब भूल जाएंगे। हम उन बच्चों को उनके सामने रिचुअल्स करें, उनके सामने रीति रिवाजों को फॉलो करें। और एक बात मैं यहाँ सबसे कहता हूँ ओम प्रकाश जी, कि हमारे बच्चे आज बहुत तर्क करते हैं। हमारे बच्चों के तर्क और उनके उत्तर अपेक्षित हैं। जितने भी तीज त्योहार हैं, हमारे बच्चे उनका वैज्ञानिक चिंतन चाहते हैं। हमारे बच्चे उस वैज्ञानिक दृष्टि को चाहते हैं कि किस लिए हम ये काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा धर्म काफी पुराना है, इसलिए हमारे धर्म में तर्क की गुंजाइश है। हमारे यहाँ तर्क की गुंजाइश है और वो तर्क करते हैं। और लेकिन माता पिता, अन्य साहित्यकार, संगीतज्ञ, इन सबको, हमारे बच्चों को इन तर्क के वैज्ञानिक निराकरण की ओर जाना चाहिए। जो वो पूछ रहे हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये देखो कितना अंधविश्वास है कि मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए।
हमने कहा आपके इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है उसको देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बोले सर क्या वैज्ञानिक है? मैंने कहा वैज्ञानिक ये है कि हमारी माताएं या हमारे परिवार के सदस्य कोई भी नहीं चाहेंगे कि हमारे दांत जल्दी से खराब हो जाएं, हम वृद्ध लगने लगे। इसलिए वो कहते हैं कि मीठा जब आप बाहर जा रहे हो 2, 3, 4, 5 घंटे यदि मीठा आपके यहाँ पर रहेगा, फंसा रहेगा तो वो कीड़ा पैदा कर देगा, कैविटी पैदा कर देगा। और ये सारी चीजें कितने माता पिता पूरे हमारे पूर्वज बेशक अच्छी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान, उनकी वैज्ञानिक दृष्टि बहुत आगे थी। जब हम उनको बताते हैं हाँ बोलो ये तो ठीक बात कह रहे हैं आप सर, तभी उनको ये समझ में आएगा कि हमारे रीति रिवाज जो हैं इनका वैज्ञानिक कारण क्या है, चंद्रकलाएं क्या है, जी चंद्रकलाएं कैसे काम करती हैं, कैसे शुक्ल पक्ष होता है, कैसे कृष्ण पक्ष होता है, इन सब की बेसिक जानकारी, कैसे जो हमारे अंक विज्ञान चलते हैं, इनकी जानकारी हमको बच्चों को देनी पड़ेगी और उनको इसके वैज्ञानिक तथ्य को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तभी हमारे बच्चे हमारे संस्कार के आगे बढ़ेंगे और हमारे जो उनके प्रश्नों की जिज्ञासा भी कम होगी और वो हमको और हमारी संस्कृति को अपनाने में संकोच नहीं करेंगे, निसंकोच करेंगे। उनको लगता है कि सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल, है ना। आज उनकी समस्याओं का निराकरण यदि इंग्लिश में मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, भाषा यहाँ कहीं आड़े नहीं आ रही। आप उनको अंग्रेजी में समझाएं या हिंदी में समझाएं, भाषा नहीं है आड़े, लेकिन यदि वो संस्कृति उसको अपनाते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक है, हमारे भारत के लिए, भारतीयों के लिए। वाकई अभी आपने जिक्र किया कि हमारे युवाओं को भारत की संस्कार और संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। वर्तमान में युवा दंपति एकल परिवार में जीना चाहते हैं, कारण उनका जॉब है या अन्य है। तो जो एकल परिवार है, सामूहिक परिवार में ना रहकर एकल परिवार में रहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए सर, एकल परिवार में रहना लाभकारी नहीं है जी, ठीक है। एकल परिवार में रहना कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, बेशक चाहे लोग रह रहे हों, ठीक है, उसमें कोई भी हो, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि समूह और या सामूहिक परिवार में रहना ही हमारी संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न देश हमारे देश को कमजोर करने के लिए हमारी वैवाहिक पद्धति, हमारे परिवार की पद्धति, हमारे समाज की पद्धति को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम उस टूटन से कैसे बच सकते हैं। जी, परिवार में रहकर माता पिता, दादा दादी सारे संस्कार बच्चों को दिया करते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि बच्चे परदादा का नाम तक भी नहीं जानते। बिल्कुल, कैसे जानेंगे? क्योंकि हम परिवार में बैठ के चर्चाएं नहीं करते। मैंने एक छोटा सा काम किया कि अपने परिवार की 6 पीढ़ियों का एक लेखा बनाया जी, और उसको लेखा चित्र सहित इकट्ठा किया, उसकी एक वीडियो बना दी। वाह! वीडियो बना के सारे परिवार में उसको सर्कुलेट कर दी, तो उनको पता चला हमारे दादा परदादा ये सब कौन कौन थे। जी जी जी, है ना। तो अब यदि वो परिवार के बारे में जानेंगे तो फिर परिवार जो अब है उससे जुड़ेंगे। बिल्कुल, और जुड़ते ही वो संस्कार, वो ज्ञान जो बड़े बूढ़े बच्चों को देते थे कहानियों के माध्यम से, वो उनको मिलेगा। एक संस्कार, परिवार के साथ संस्कार आया, संस्कार के साथ समाज आया, समाज के साथ प्रांत आया, प्रांत के साथ देश आया, और यही खुशहाली की हमारी आगे जाने की बिल्कुल स्थितियां हैं। परिवारों को परिवार से जोड़ने का एक बीज रोपित हुआ और होना भी चाहिए। जी 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 जी, बहुत अच्छे। तो इसलिए हमारे युवाओं को संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। अलग सिर्फ इसलिए हुए जो आपका प्रश्न है जी, कि एकल परिवार हमारे हो गए। अब आप सोचिए तो सही, माता जॉब पे चली गई, पिता जॉब पे चले गए, बच्चे अपने कहीं और चले गए, पढ़ने चले गए, जाएंगे ही, कोई घर में थोड़ी रुकेगा। बिल्कुल, है ना। और अब घर में कौन रह गया? फिर घर तो नहीं रहा, घर नहीं, लॉक करके जाना पड़ता है। वो चार दीवारी नहीं रहा। इसलिए घर को घर बनाने के लिए दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, इन सब का होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है ना। और नहीं तो ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और रिश्ते खत्म होते ही हम एक पाश्चात्य दुनिया में चले जाएंगे जहाँ किसी से किसी का कोई रिश्ता नहीं। वो संस्कृति हमारी नहीं है, और वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी भी है। इसलिए हम अपने बच्चों को संस्कार रखने के लिए परिवार को वापस हम लेकर आए, परिवार में रहें,
और परिवार को जोड़कर रहें। जी 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 ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि एकल परिवार नुकसानदायक है। एकल परिवार में रहने के कारण भारतवर्ष में आजकल तलाक के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अगर सामूहिक आदमी रहता है तो दबाव रहता है, कपल के लिए दबाव रहता है, दादा दादी का, बुजुर्गों का, अन्य समाज के लोगों का भी। लेकिन जब एकल रहते हैं तो मनमानी करते हैं और आपस में एक दूसरे के विचार मिलते नहीं है, जिसके कारण से तलाकों की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को कैसे रोका जा सकता है? देखिए ओम प्रकाश जी, एक राइटर हुए हैं D.H. लॉरेंस, उनका एक उपन्यास है लेडी चैटरलीज लवर। उसमें क्या है कि वो तीन बहनें बात कर रही हैं और वो बहनें बात इसलिए कर रही हैं कि वो तीनों बहनें हैं जी, है ना। तो वो कह रही हैं कि एक दूसरे के साथ रहकर हमें एक दूसरे को जो जोड़ता है वो एक ही कारण है जो हम जुड़ते हैं, क्योंकि पति पत्नी साथ रह रहे हैं और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली 50 के हो गए, 60 के हो गए, तो वहां एक शक्ति है जिसको आप सोच सकते हैं, एक शक्ति जिसको उन्होंने हमेशा जोड़ा रहा। वो शक्ति थी एक दूसरे को सहन करने की। बिल्कुल, उस शक्ति से हम जुड़े रहे जी, ठीक है। और सारी शक्तियों से उस पूरे 50 साल में, 60 साल में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई होंगी कि जो अप्रिय रही होंगी, जी जी जी, लेकिन उन्होंने भी सहन करा, उन्होंने भी सहन करा। बिल्कुल, इसलिए ये जीवन की बगिया आगे चली गई, तभी नए बच्चे हमारे सामने आए और नई कोपलें हमारी सामने आई। अब प्रश्न ये होता है कि नए समाज में एक ही कमरे में, एक ही मकान में दोनों पति पत्नी और बच्चे रह रहे हैं जी, दोनों के मन मुटाव देख रहे हैं, ठीक है। और स्थितियां, क्योंकि जब दोनों कमाने लगते हैं तो स्थितियां दोनों की ऐसी हो जाती हैं कि वो कहता है मैं क्यों कम, वो कहता है क्यों, आर्गुमेंट बढ़ते हैं। बिल्कुल, जब एक साथ रहते हैं तो आर्गुमेंट बहुत बढ़ते हैं। वो आर्गुमेंट जो है वो कोई और रूप ले लेते हैं। जब वो और रूप जाता है तो बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो पति पत्नी के बीच तलाक का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बच्चों का बड़ा नुकसान होता है ना। और तलाक भी ना हो, उससे बदतर स्थिति में हम आपको बताते हैं, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और स्थिति ये है कि मैंने अभी कल 2 लोगों से बात की, एक पुरुष से, एक स्त्री से, दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं। एक की स्थिति यह है कि एक के 2 लड़कियां हैं और उन दोनों लड़कियों का स्टेटस बहुत अच्छा है, पत्नी का भी अच्छा है, पति का भी अच्छा है। लेकिन मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे दोनों बच्चे शादी नहीं करना चाहते। ओह माय गॉड, 37-38 साल के हो रहे। कितनी बुरी भयावह स्थिति है। यदि ये परिवार की स्थितियां होती तो परिवार में ऐसा नहीं होता, सामूहिक परिवार होता, सामूहिक परिवार होता, क्योंकि चिंता करने वाले लोग हैं, डांटने वाले भी हैं, चिंता करने वाले भी हैं, है ना। बिल्कुल सही। इसकी बात आगे जो आपने प्रश्न किया है, ये तलाक कभी नहीं होगा यदि चारों तरफ सारे रिश्तेदार होंगे जी, परिवार के लोग होंगे, एक समझाएगा दूसरा समझाएगा, है ना, उसका डर होगा, वो बुआ जी क्या ये है ये, तो वो कभी तलाक नहीं होगा। जो हमारी जो ये पद्धति है जी, जो हमारा विवाह है कि भारतीय पद्धति है, उसमें कभी तलाक नहीं होती, है ना। ये पद्धति जो नई है, पाश्चात्य पद्धति आई है, वहां तलाक की ओर लोग जा रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा जो पुरुष से मैंने बात की है, उनकी स्थिति ये है कि वो बहुत अच्छी वेल ऑफ हैं, उनके एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। समस्या ये है कि उनके ना लड़के की शादी हो पा रही है, क्योंकि एक लड़का किसी दूसरे कंट्री में, दूसरा किसी और कंट्री में है और 35-36 हो गए। अब विवाह की उम्र निकलती जा रही है। बिल्कुल। अब वो बड़े चिंतित हैं। ऐसे में पैसे को रख के क्या करेगा? उस पैसे या उस शिक्षा का क्या महत्व है जो सामाजिकता से जुड़ा नहीं हुआ। इसलिए आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, आपके पास कितना ही ज्ञान हो जाए, वापस यदि वो देश को नहीं लौटाते हो आप, यदि परिवार को नहीं लौटाते हो आप, वो आपका ऋण रह जाता है, वो आपके परिवारों के विखंडन का कारण भी हो जाता है। वाकई। तो इसलिए एक वक्त ऐसा आता है ओम प्रकाश जी, एक वक्त पूरी दुनिया में, पूरे समाज में एक वक्त ऐसा आता है जब हम पैसे के लिए समाज को छोड़ देते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है फिर हम पैसे से समाज को खरीदना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं, वो असंभव है। इसलिए पहले ही समाज को बना के चलिए, समाज में अच्छी स्थितियां उत्पन्न कीजिए, और यदि हम अच्छे हैं तो सारा समाज अच्छा है। वाकई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, सामाजिक जानकारी दी आपने,
और ये समाज को जोड़ने की जानकारी आपने जी। दी है। बहुत साधुवाद आपको और हमारे युवाओं को और युवाओं के अभिभावकों को जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए नहीं जीते, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है जो आपने जानकारी दी। जी हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी। जी। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और तकनीक भाषा का युग है, आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषा इन परिवर्तनों के साथ किस तरह से आगे जा सकती है? देखिए, जब तक मेरे जैसे लोग हैं, जी, हिंदी भाषा को तो आगे जाना ही है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं भूगोल का विद्यार्थी हिंदी में लग गया, जी है ना, जी और मिशनरी हूँ। जी, मेरा मिशन है हिंदी को लेकर आगे बढ़ना, वाकई वाकई। है ना। क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने ये देख लिया कि यदि हम किसी देश में, विदेश में, किसी संस्कृति में जाते हैं, यदि हमारी अपनी कोई भाषा नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है, तो वहां भी हमारा सम्मान नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है ना। और किसी भी व्यक्ति को मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि देश ने हमको क्या दिया है या देश कुछ नहीं होता, उसको जरा 2-4 दिन के लिए बॉर्डर पर छोड़ दीजिए, उसको देश का पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि सेनाएं किस तरह से आपकी रक्षा कर रही हैं, वो देशभक्त होकर वापस आए। वाकई वाकई, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, है ना। और जो देशभक्त हमारे थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, वो पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जैसे विदेशों में पढ़ने गए, उन्होंने भारत की स्थिति को बड़ा बुरा देखा, तो वहां से वापस क्या बन के आए? स्वतंत्रता सेनानी बन के आए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, हम सब चीज बाद में, पढ़ाई लिखाई पैसा बाद में, पहले देश को आजाद कराएंगे। वाकई। इसी तरह की परिस्थितियां हमारे देश में भी हैं, है ना, कि जो व्यक्ति बाहर जाता है, विदेश में जाता है, अब आप सोच के तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति विदेश में गया और विदेश में चीन में गया, चीन की भाषा अपनी है, चीन के लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, वहीं यदि रशियन भी है तो रशियन अपनी बोल रहा है, तो सारे अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे जी। हम संपर्क भाषा अंग्रेजी को माध्यम बनाकर बोलते हैं। लेकिन यदि भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में है, यदि महाराष्ट्र का व्यक्ति है और महाराष्ट्र के लोग हैं, तो मराठी में भाषा में बात करेंगे, बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मलयालम वाला मलयालम में बात करेगा, बिल्कुल। तमिल वाला तमिल में, कश्मीर वाला कश्मीर में करेगा, और उनको अच्छा भी लगता है, गुड फील होता है, ऐसा लगता है कि हम अपने भारत में हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हैं। जो ये हिंदी बेल्ट है, हम अंग्रेजी में बोलने में फक्र महसूस करते हैं। हम बोल सकते हैं, हमको, मैंने पहले भी कहा था, अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मराठी वाला जब मराठी में बोल रहा था, तो वो संस्कृति को जीवित रख रहा था जी। हमने अंग्रेजी में बोले, और मेरे एक भाई हैं, इस समय शिकागो में रहते हैं, उनके बच्चे भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं। यहाँ शादी विवाह में आते हैं तो वो अनजाने से बने रह के रिचुअल्स को पता नहीं है, सारे चले जाते हैं। ये क्या नुकसान हमारा हो रहा है? हमको इस नुकसान से बचना चाहिए। बिल्कुल। और ये नुकसान, हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी के साथ साथ संस्कृति जुड़ी है, उसके साथ सभ्यता जुड़ी है, और इस सभ्यता को ही आगे ले जाकर हमको हिंदी के माध्यम से सारे युवाओं में, सारे बच्चों में इम्पार्ट करना पड़ेगा। वाह वाह, उनके अंदर ये डालनी पड़ेंगी, है ना, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। वाह 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 वाह। हम आगे बढ़ते हैं ऋषि जी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं के पुनरुत्थान में क्या सहयोग सिद्ध हो पाएगी? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है जी, वो भारतीय संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत की भाषाओं को आगे ले जाने वाली है। बहुत सारी जगह पर ऐसा हमने देखा है कि भारत के इतिहास को दबा दिया गया या दिखाया नहीं गया। वो नई भाषा नई शिक्षा पॉलिसी में आ रहा है। जी। लेकिन है क्या कि यदि तमिलनाडु वाले, यदि केरल वाले हिंदी भाषा सीखने का प्रयास करते हैं या हम तमिल सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं समस्या तो है नहीं, कोई समस्या नहीं है उसमें, बिल्कुल, है ना। लेकिन बीच में राजनीतिक उठापटक जो होती है, उससे समस्याएं पैदा होती है। ये भाषा किसी का एनक्रोचमेंट थोड़ी करती है, भाषा कहीं समस्या पैदा थोड़ी करती है, लेकिन बीच में जो लोग हैं, कुछ राजनीतिक दृश्य इस तरह का बदल जाता है जिससे कि ये भाषा को अन्य रूप दे दिया जाता है, वहां समस्या पैदा हो जाती है। और इस समस्या से बचना चाहिए। और जहां ये समस्याएं हो रही हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता जी, लेकिन वहां भी हिंदी भाषा बहुत बोली जाती है। हमारे यहाँ भी तमिल बहुत सारे लोग हैं। देश विविधताओं का देश है, और हमारे इस देश में
कहीं कोई समस्या नहीं है, जहां भी हम विवादों में आएंगे वहां समस्या पैदा हो जाती है। तो हमारा बस यही निवेदन है कि भाषा की हमारे तो जो कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हमारी बहुत सारी क्लासिकल भाषाएं भी हैं, हमारी बहुत सारी 22 या 23 भाषाएं हैं जो लगातार पूरे सरकार ने उनको पूरी तरह से मान्यता दी हुई है। तो ऐसा हमारे देश में है नहीं, लेकिन ऐसे विरोधों से बचना चाहिए। ठीक है, हर एक को अपनी भाषा को आगे बढ़ाने का वाह 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 है ना दायित्व है, और हम करते भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऋषि जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और आपसे करेंगे। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के परिवारों में संवाद की कमी, एकाकीपन और पीढ़ीगत दूरी का बढ़ जाना, ये समस्या है। इसका समाधान आप क्या मानते हैं, क्या खोजते हैं? देखिए, बात वही है जी, ठीक है, विलासिता, अधिक आकांक्षाएं, ये इन दोनों का कारण है। ठीक है, और परिवार के सदस्यों में आपस में प्रतियोगिता, जी, 3 मुख्य कारण है कि हम विकसित होना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना, कम समय में आगे हाँ, कम समय में आगे बढ़ने के कारण हम अपने परिवार को छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, और दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं वो फिर प्रतियोगिता का महसूस करते हैं। अब आप देखिए कि जहां भी 2 परिवार, एकल परिवार बैठते हैं, वहां अपने दुख दर्द कम, अपने बच्चों की सफलता के बारे में ज्यादा बताते हैं। ये नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, हम जिस लिए वहां पर आए हैं उस विषय पे बात करें, भाई आपकी समस्याएं क्या हैं, क्या नया चल रहा है जी, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने बच्चों को एक तरह का यंत्र बना लिया है, मशीन बना ली है कि जल्दी समय में जल्दी प्रगति करें, ये करें, वो करें, और खूब सारा अच्छा पैसा कमाएं, रोजगार कमाएं। ये समस्याएं वहां से सारी निकल के आने के मूल में हमारी विलासिता है, हमारी मतलब बहुत ऊंची आकांक्षाएं हैं, और हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो प्रतियोगिताएं हैं कि जो हमारे परिवारों का विघटन करने के लिए तैयार बैठी हैं। जब भी हम सरल जीवन जिएंगे तभी हम परिवारों से जुड़ जाएंगे। वाह वाह वाह, अपनों से जुड़ेंगे, अपनों से जुड़ जाएंगे, वाह, देश से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। और आज की स्थिति यह है कि लोग सरलता नहीं अपना रहे हैं। लोग विलासी जीवन जीने के लिए उपयुक्त हैं। 2 दिन मिल गए, चलो छुट्टी में घूम के आते हैं, वहां चल के आते हैं। अरे अपने परिवार के साथ जाइए, परिवार के यहाँ जाइए, दादा दादी के यहाँ जाइए, जो बुआ जी हैं मित्रों के यहाँ जाइए, सबके यहाँ जाइए। बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि वो भी अपनी प्रतियोगिता, वहां भी प्रतियोगिता, वहां भी अपने को ज्यादा कम से ज्यादा दिखाने की शक्ति। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि यार कहाँ जाके समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए चलो बाहर थोड़ा शांति में जी के आते हैं। 2 दिन के लिए विलासिता के लिए जाते हैं, वहां भी कंपटीशन के लिए, वहां भी प्रतियोगिता के लिए जाते हैं। सर वहां तो इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है कि वो वहां जिस क्षेत्र में घूमने और उसको समझने जा रहे हैं, उसको न समझ के वहां जाते ही सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, मैं तो यहाँ आराम से आया हूँ, फोटो क्लिक करके उनको भेज रहे हैं है ना वहां का आनंद ले पा रहे हैं ना यहाँ का आनंद। तो ये जो सरलता है वो हमको अपने दिमाग में लानी पड़ेगी। सरलता, विनम्रता को हमें रखना होगा, और संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। वाह वाह वाह। यदि हमने संसाधनों का अधिक उपयोग किया, समस्याएं वहीं से स्टार्ट हो जाती, शुरू हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें कहने के लिए, और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसको सरलता से जिए। और सरलता बहुत ही महंगी वस्तु, बहुत महंगी भावनाएं हैं आज के समय में, वाह वाह, जो हर एक किसी के पास नहीं है, है ना। और हो सकता है उसका भान भी ना हो, उसका चिंतन भी ना हो, लेकिन सरलता गांधी जी जैसी सरलता हो। वाह क्या बात है। सरलता अटल बिहारी वाजपेयी जैसी होनी चाहिए। संसाधनों का जितना उपयोग करते हैं हमारे अंदर उतना अहंकार आ जाता है। और मुझे कश्मीर की कवयित्री ललदल की कुछ पंक्तियां बड़ी ध्यान आती हैं। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, और पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वाह 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 वाह। तो इसलिए जीवन को समझना बहुत आवश्यक है जी।
और जो व्यक्ति जीवन को समझ गया उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी जीवन के बारे में बताए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रकाश जी, आपका भी धन्यवाद, आपने इतने अच्छे प्रश्नों का चुनाव किया। जी, है ना? जी, जी। तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।